नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। मॉनसून से जुड़ी ताज़ा खबर और किसान द्वारा विकसित किए गए अनोखे हार्वेस्टर, इसके अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित की गई नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मॉनसून को लेकर वैज्ञानिकों ने की घोषणा, सामान्य से कम हो सकती है इस बार बारिश। डायरिया के लिए वैक्सीन विकसित करने की तैयारी, हाल ही में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में सीवी रमन पर आधारित पुस्तक का विमोचन। किसान ने विकसित किया अनोखा हार्वेस्टर, एक साथ करता है 2 काम। और खोज खबर में चर्चा का विषय होगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जानेंगे क्या है इसके लाभ। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खबर से। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये साल किसानों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार अल नीनो के प्रभाव के कारण वर्षा में कमी आएगी, यानी कि इस बार औसत से कम बारिश के आसार हैं। अध्ययनों के मुताबिक जून में बारिश का स्तर सामान्य हो सकता है, लेकिन जुलाई से वर्षा के स्तर में कमी आ सकती है, जो आगे भी बनी रहेगी। देश में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। उत्तर भारत की चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलाने वाला और कृषि में नई जान भरने वाले मॉनसून का भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में अहम योगदान होता है। मॉनसून के इंतजार की घड़ियां अब कम हो रही हैं, लेकिन देश में इकलौते निजी मौसम भविष्यवाणी संगठन स्काईमेट की भविष्यवाणी परेशानी भरी है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल जून के बाद मॉनसून पर अल नीनो का असर पड़ेगा, जिससे इस साल भारत में बारिश में कमी आएगी। पिछले साल मानसून नॉर्मल रहा था, 97% रहा था, तो इस बार हमें उम्मीद है कि बिलो नॉर्मल रहने के चांस हैं। उसका रीजन ये है कि अभी अल नीनो इस समय आने की उम्मीद है। इस समय न्यूट्रल कंडीशन चल रही है, धीरे धीरे अल नीनो आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जून में सामान्य बारिश होगी और अल नीनो का असर जुलाई से देखने को मिलेगा। सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी किसानों के माथे पर बल ला रही है, क्योंकि चावल, गन्ना, सोयाबीन और कपास की खेती काफी हद तक मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है। स्पेनिश में अल नीनो का अर्थ छोटा बच्चा होता है, जो गर्म समुद्री हवा पर आधारित होता है और मौसम पर असर डालता है। अल नीनो 3 से 7 साल बाद पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पैदा होता है और औसतन 12 से 18 महीने तक बना रहता है। मॉनसून के दिनों में अल नीनो का भारत में बारिश पर सीधा असर पड़ता है। 2016 में अल नीनो गायब रहा, जिससे सामान्य से अधिक बारिश हुई। तब लगातार 2 साल तक सूखा का सामना करने वाले किसानों को राहत पहुंची थी और उनकी आमदनी बढ़ी थी। अल नीनो हवा के तौर तरीकों में बदलाव लाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर तक बारिश कम कर देता है। पिछली बार भारत में मॉनसून की बारिश पर अल नीनो का असर 2009 में पड़ा था, जब पिछले 4 दशक में 4 महीने का मॉनसून सबसे सूखा साबित हुआ था। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में लगभग 13 लाख लोगों की मौत डायरिया की वजह से हुई। इनमें से 5 लाख सिर्फ ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, और इनकी सबसे ज्यादा संख्या भारत से थी। इसी कड़ी में डायरिया से जुड़े वैक्सीन के निर्माण के लिए हाल ही में हेलीमैन लैबोरेटरी और NICED के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ये वैक्सीन कम दामों पर लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अक्सर डायरिया को सामान्य और आसानी से ठीक होने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन ये बीमारी भारत समेत कई विकासशील देशों में गंभीर रूप ले चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बच्चों में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण डायरिया है। एक अनुमान के मुताबिक डायरिया के कारण हर साल भारत में 2 लाख से अधिक बच्चों की जान चली जाती है। इस हालात से निपटने के लिए नई उपचार विधियों और वैक्सीन की खोज जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब डायरिया एक महामारी बन सकती है। इस दिशा में हिलमन लेबोरेटरीज ने MSD और वेलकम ट्रस्ट के साथ मिलकर हाल में ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस के साथ एक करार किया है। राजधानी में हुए समझौता बैठक की अध्यक्षता ICMR के महानिदेशक और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य रिसर्च विभाग के सचिव डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने की। समझौते में NICED के निदेशक डॉक्टर शांता दत्ता और हिलमैन लैब्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दविंदर गिल शामिल थे। This is regarding one candidate, the candidate vaccine what NICED has developed in the lab. So with this collaboration, we are able to take the vaccine with all testing, all the preclinical tests and toxicity testing. We are able to take this vaccine to the for the use of the public. Laboratories will really be responsible for all of the development work associated with this vaccine. So all of the work that's actually needed to take this vaccine from where it is today, which is the research stage, into the clinical stage. So that involves a lot of process development, manufacture, formulation, a lot of the toxicology, and then all of the clinical trials and the clinical studies that are going to be needed. So all of that will actually be done by Hill-Man Labs, and we will be working in collaboration with NICED and with ICMR to make that happen. खबरों के मुताबिक इस वैक्सीन विकास कार्यक्रम का मुख्य ध्यान शिगिलोसिस होगा, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खून भरे दस्त की वजह से मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। अभी तक शिगिलोसिस को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है और ये एंटीबायोटिक्स के प्रति जल्द ही प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। इस कार्यक्रम में NICDE के जानकार उपचार के लिए शोध और विकास के अलावा आंतों में संक्रमण की रोकथाम और काबू पाने के उपायों में योगदान देंगे। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इस खबर का स्वागत किया है, क्योंकि शिगिलोसिस दुनिया भर में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसने सिर्फ 2015 में 13 लाख लोगों की जान ली है। में सर CV रमन द्वारा स्थापित किया गया इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस वर्षों से विज्ञान के प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि को और भी बढ़ाने के लिए हाल ही में CV रमन से जुड़ी एक खास पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जाने माने भौतिक शास्त्री और CV रमन के ही छात्र रहे डॉक्टर A जय रमन द्वारा लिखी गई है। किसी भी व्यक्ति को अगर विज्ञान की थोड़ी भी जानकारी हो तो वो विशाल नीले समुद्र को निहारते हुए उसके रंग को लेकर एक शख्स को जरूर याद करेगा। समुद्र का नीला रंग जिस शख्स की याद दिलाता है वो हैं सर CV रमन, जिस सिद्धांत को बाद में रमन इफेक्ट का नाम दिया गया। सर CV रमन की वैज्ञानिक काबिलियत वैज्ञानिक जगत के लिए परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन अब एक प्रेरक किताब में सर CV रमन के व्यक्तित्व को नजदीक से समझने की कोशिश की गई है। पुस्तक का नाम है CV रमन अ मेमोआर, जिसका हाल में बेंगलुरु के इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर A जय रमन, जो भौतिकी की दुनिया में एक जाने माने नाम हैं और कभी सर CV रमन के छात्र रह चुके हैं।
have read and reread the book many times in the last 3 decades, and it was always an uplifting experience. This book is an easy way to get to know Raman's contributions to science and his colorful personality. I am very happy that the second edition of the Raman memoir is being published by the Indian Academy of Sciences. बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 24 मार्च 2017 को इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस किताब का विमोचन किया। इस मौके पर देश के तीनों विज्ञान अकादमियों के अध्यक्ष और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर राम रामस्वामी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रोफेसर अजय के सूद और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर अनिल काकोडकर मौजूद थे। विमोचन समारोह में देश भर की जानी मानी हस्तियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक सीवी रमन अ मेमोआर किताब सर सीवी रमन की जिंदगी और विज्ञान जगत को उनकी देन के बारे में एक भरोसेमंद किताब है, जो इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। फसलों की कटाई के समय काफी सारा अनाज बर्बाद होता है और साथ ही कटाई के बाद बचे अवशेष का भी किसान कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों समस्याओं का हल निकालते हुए एक किसान ने एक ऐसा हार्वेस्टर विकसित किया है जो कटाई के साथ साथ भूसे को भी तैयार करता है और इसमें अनाज या फिर भूसे की बर्बादी भी नहीं होती। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कटाई के बाद फसलों का बाकी हिस्सा जमीन के अंदर ही रह जाता है। ये किसानों के लिए किसी काम का नहीं होता, इसलिए वो इसे निकालते नहीं हैं, बल्कि जला देते हैं ताकि अगली फसल को उगाया जा सके। ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह तो है ही, साथ ही ये मिट्टी की उर्वरकता पर भी असर डालता है, लेकिन इस समस्या के लिए फिलहाल पर्याप्त उपाय मौजूद नहीं हैं। एक किसान होने के नाते इस समस्या का हल खोज निकाला है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद ने। ये मशीन गेहूं की फसल को जड़ से काटता है, तो 2 इंच ऊपर से, ज़मीन से 2 इंच ऊपर से काटता है और ये साथ में मड़ाई भी करता है और भूसा अनाज दोनों अलग अलग करके किसान को दे देता है। किसान का 98% फसल का 98% जो है रिकवरी करके बना करके किसान को दे देता है। इस मशीन से काटने पर कोई खेत में अवशेष नहीं बचता है जो किसान को जलाना पड़े या फूंकना पड़े, तो उससे जो पर्यावरण हमारा नुकसान हो रहा था वो अब ये इस मशीन से काटने पर कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। अपनी सूझबूझ से सुरेंद्र प्रसाद ने एक मॉडिफाइड कंबाइंड हार्वेस्टर विकसित किया है जो फसल की कटाई जड़ से करता है और साथ ही साथ अनाज और भूसा एक साथ तैयार करता है, यानी कि एक मशीन से 2 काम एक साथ हो जाते हैं। इस मशीन में अनाज और भूसा को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग चेम्बर बनाए गए हैं, जिससे कटाई के दौरान अनाज और भूसे की बर्बादी नहीं होती और ये अलग अलग चेम्बर्स में इकट्ठा हो जाता है। अनाज के चेम्बर की क्षमता जहां 8 क्विंटल है, तो वहीं भूसे के चेम्बर की क्षमता 6 से 8 क्विंटल की है। इस हार्वेस्टर की मदद से 1 एकड़ फसल की कटाई 1 घंटे में की जा सकती है। कृषि तकनीकों में समय के साथ बदलाव तो काफी आया है, लेकिन आज भी हमें कुछ ऐसी ही तकनीकों की जरूरत है जो कृषि को और भी आसान और फायदेमंद बनाती हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
देश के सभी नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाल ही में सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलिसी द्वारा लोगों को न सिर्फ मुफ्त इलाज मिलेगा बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा। और क्या खास होगा इस पॉलिसी में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य ही धन है। सदियों पुरानी ये कहावत न सिर्फ निजी व्यक्तियों पर बल्कि पूरे देश पर लागू होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वस्थ व्यक्ति की उत्पादकता अधिक होती है और वो देश के विकास में सहायक होता है। लिहाजा कोई भी सरकार अपने नागरिकों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देती है। इसी तर्ज पर हाल में लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य ध्यान सभी के लिए सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने पर है। लिहाजा इसमें बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के रोकथाम और उत्साहित करने वाले साधनों पर जोर दिया गया है। असंक्रामक बीमारियों के अलावा दिमागी स्वास्थ्य, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं, दर्द निवारक सुविधाएं और पुनर्निवास स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। नई नीति में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए 3 स्तरीय कार्य योजना है, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्रों में दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुविधा विकल्प, प्रभावशाली निरीक्षण व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी वित्तीय सेवा के लिए नया तंत्र विकसित करना शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का एक मुख्य पहलू मरीजों को वित्तीय परेशानियों से बचाने के लिए नया स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। नई नीति में जिला और जन स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करना, ग्रामीण इलाकों में तैनाती के लिए स्वास्थ्य सुविधा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज्ञान का आधार मजबूत करना, स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को डिजिटाइज करना और शोध में रिसर्च शामिल है। नई नीति का लक्ष्य 2025 तक अनुमानित जीवन काल 67.5 से बढ़ाकर 70 साल करना और प्रति 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 2 बिस्तर उपलब्ध कराना है। तो चलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अमन गुप्ता जी, जो कि पार्टनरशिप टू फाइट क्रॉनिक डिजीजेस के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं और SPAG के फाउंडर भी हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, इसमें सभी को फ्री इलाज देने की योजना है और मोदी सरकार ने कहा है कि हेल्थ रिफॉर्म्स की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, गेम चेंजर है। आपका क्या मानना है? धन्यवाद ऐश्वर्या। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो अभी कुछ हफ्ते पहले आई है, हमारे हिसाब से और बोथ मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये एक दिशा देता है भारत को कि किस तरह से वो अपनी नीतियां बनाए, किस हिसाब से उन नीतियों पे अमल लाए, जिससे कि हर एक भारतीय को जो उनकी एक स्वास्थ्य की ज़रूरत है वो एक अफोर्डेबल और एक गुणवत्ता की जिसकी ज़रूरत है वो उनको मिल जाए। तो उस हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हमको ये भी समझना चाहिए इसके लिए कि जो हमारी आजकल की स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स हैं, जो आजकल की बीमारियां जिससे हम जूझ रहे हैं जी, वो कल नहीं रहेंगी। कल की जो बीमारियां हैं वो बहुत ही अलग होंगी। तो इसलिए जो कि ये पॉलिसी आई है, जो ये नीति आई है, ये उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है कि हम आज के लिए नहीं, बट हम अपना जो फ्यूचर है उसको भी देख के समझेंगे हमें क्या करना है। बिल्कुल। तो लोगों को किस किस तरह से इससे फ़ायदा मिलेगा, किस किस तरह की योजनाएं हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिससे कि पहली बात जो ये है कि ये एक फोकस कर रही है प्रिवेंटिव पार्ट को। तो जैसे हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं भारत के, उस पर एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा। सरकार की कोशिश ये रहेगी कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, जो कि एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, जो कि एक भारतीय गांव में रहता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसको शहर ना आना पड़े, उसको जो एक शुरू की बीमारियों के लिए एक डॉक्टर के पास जाना है, जो उसको दवाइयाँ चाहिए, जो उसको डायग्नोस्टिक्स चाहिए, उसको अपने ही गांव या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएं। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस नीति का। जी। दूसरा पार्ट ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और जैसे हम हिंदी में उनको कहते हैं गैर संचार बीमारियाँ, उसका भार पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। ये जो चीज़ें हैं, पहले हम मान के चलते थे कि जी ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, मगर आजकल डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। करीबन 60% लोग इससे परेशान रहते हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ा फोकस इस नीति में आया है। जी। और जो तीसरी बात यह है कि जो हमारा गैर सरकारी विभाग है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका रोल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सरकार ने माना है और उसके बारे में इस नीति में ना ही चर्चा की है, बट दे हैव आल्सो से कि इसका दे विल सी हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन बी इन्वॉल्वड इन द फ्यूचर। बिल्कुल। लेकिन ये पॉलिसी 2 साल से लंबित थी, तो अगर हम लोग पहले की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उससे कंपेयर करें, तो ये किस तरह से बेहतर है? क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं? एक तो देखिए, अगर हम पुरानी वाली नीति पे देखा जाए, तो एक तो ये है कि भारत सरकार ने ये माना है कि उनको स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जो नीति कह रही है कि 2025 तक भारत सरकार स्वास्थ्य पे अभी करीबन 1.1% ऑफ जीडीपी खर्चा किया जाता है, बट वो अब कर रहे हैं कि 2025 तक करीबन 2.5% जीडीपी का खर्चा स्वास्थ्य पे जाएगा। तो वो एक बड़ा कदम है जो कि पिछली नीति से बहुत ही अलग है। बिल्कुल। दूसरा पार्ट जो ये है कि दे टॉक्ड अबाउट कि जी आपको जो एक गुणवत्ता है दवाइयों के डायग्नोस्टिक का, वो सबको हम अश्योर करेंगे। दैट एश्योरेंस विच द गवर्नमेंट इज गिविंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया है, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि पहले ये ऐसा आश्वासन नहीं था। तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा कि किस हिसाब से हम फ्यूचर में अपनी हेल्थ को देखें। बिल्कुल। और मिस्टर गुप्ता, हेल्थ केयर के साथ साथ उसके बहुत सारे अलाइड क्षेत्र भी होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों को इससे क्या लाभ मिल सकेगा? देखिए, सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो तो भारत की जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मिलेगा जी। क्योंकि अगर आप मान के चलें कि अगर हम अपने स्वास्थ्य का, और स्पेसिफिकली जो हमारे मध्यम वर्ग में जो लोग काम पे जाते हैं जी, अगर इनकी हेल्थ पे अगर ध्यान ना दें, तो करीबन 5 ट्रिलियन डॉलर से 13 ट्रिलियन डॉलर का लॉस इकोनॉमी को होता है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। ये इज मच बिगर देन जितना भी हमारा हेल्थ पे स्पेंड है। तो आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ेगा। और इसके अलावा ये है कि जो भी खर्चा रहेगा, जो भी भारत सरकार खर्चा करेगी या जो भी प्राइवेट सेक्टर खर्चा करेगी स्वास्थ्य देने के लिए, उससे आपकी जॉब्स ज़्यादा बढ़ेंगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा रहेगा, और जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कि जो दूसरा एक भारतीय सरकार का मकसद है, वो इससे काफ़ी लाभ ले सकता है। बिल्कुल। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कदम केंद्रीय कैबिनेट द्वारा उठाया गया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि पिछले 2 साल से लंबित थी, इसको मंजूरी मिली है, और अब इस नीति के जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर आज इस चर्चा के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।